कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी ने TRE 3 की एग्ज़ामिनेशन डेट अनाउंस कर दी है। 15 और 16 मार्च को आपका पेपर मुनक़िद कराया जाएगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम पिछले साल के पेपर को हल करने जा रहे हैं। सभी सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियां भी आपको देंगे जो कि आपकी TRE 3 में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। चलिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पैसेज है मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद के बारे में मैं आप लोगों को कुछ अहम बातें बता रहा हूँ जो पैसेज के अलावा भी है, जो आपको आपके इम्तिहान में कारआमद होगी। देखिए, सब जानते हैं इनका जो कलमी नाम था वो प्रेमचंद था। पहले ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, लेकिन 1908 में इन्होंने एक अफसानवी मजमुआ शाये किया जिसका नाम था सोज़े वतन, जिसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात बहुत ज़्यादा थे, जिसको अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया। जब अंग्रेज़ों ने इनके अफसानवी मजमूए को ज़ब्त किया तो इन्होंने अपना जो नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था उसको बदल के प्रेमचंद कर लिया। ठीक है, असली नाम इनका क्या था? तो असली नाम इनका धनपत राय श्रीवास्तव था। ठीक है, धनपत राय इनका था। बनारस के पास एक गांव है लम्ही, वहाँ पे 1880 में पैदा हुए। 1899 में ये असिस्टेंट मास्टर हो गए। ठीक है, 1908 में सब इंस्पेक्टर मदारिस हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत ही अहम घटना हुई थी जिसको हम कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ, जनरल डायर के ऑर्डर से निहत्थे जो आंदोलनकारी थे उन पे लगातार गोलियां चला दी गई और 1000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी शहीद हो गए। उस घटना की वजह से ये बहुत ज़्यादा रंजीदा हुए। इस वाक़े का इन पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और इन्होंने नौकरी छोड़ दी। फिर इन्होंने सहाफ़त में यानी कि जर्नलिज़म में कदम रखा, वहाँ भी नुकसान उठाया। ठीक है, बम्बई गए, वहाँ भी बम्बई में भी इनका दिल नहीं लगा। ठीक है, प्रेमचंद के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत बड़े अफसाना निगार थे। कहा जाता है कि प्रेमचंद उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं। इनका अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो उर्दू का पहला अफसाना माना जाता है। इन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे जिसमें जो मशहूर हैं वो बड़े घर की बेटी है, इसके अलावा ईदगाह है, कफन है, गिल्ली डंडा है, शिकवा शिकायत है, मासूम बच्चा है, कातिलमा है। ठीक है, पूस की रात है, नमक, ये सब इनके मशहूर अफसाने हैं। इनके अफसानवी मजमुओं में वारदात, ज़ादेरा, दूध की कीमत, प्रेम बत्तीसी, प्रेम पच्चीसी, ये सब अहमियत के हामिल है। इसके अलावा इन्होंने नावल भी लिखे। नावलों में इनका पहला नावल असरार माबिद है, पर्दा मजाज, इसके अलावा गोशा आफियत, निर्मला, गबन, गौदान, ये सब इनके नावल हैं। ठीक है, इनके नावल का जो ख़ासियत थी वो ये थी कि इन्होंने देही और शहरी ज़िंदगी को अपनी कहानियों का मौजू बनाया। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो कफन और अफसानों में कफन और नावलों में गौदान इनका बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, इनका इंतकाल हुआ 1936 ईस्वी में। चलिए अब इनसे मुताल्लिक़ सवालात देखते हैं। पहला सवाल कि प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो धनपत राय था। नवाब राय के नाम से वो लिखा करते थे, लेकिन असली नाम जो था वो धनपत राय था। फिर अगले सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रेमचंद किस सन में पैदा हुए? तो अभी आपने पढ़ा 1880 में बनारस के पास एक गांव है लम्ही, वहाँ पे इनकी पैदाइश हुई। जलियांवाला बाग के कत्लेआम के वाक़े से मुतासिर होकर प्रेमचंद ने क्या किया? प्रेमचंद ने नौकरी छोड़ दी थी। सहाफ़त में प्रेमचंद को क्या हुआ? तो सहाफ़त में जर्नलिज़म में भी उनको नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, नुकसान हुआ। प्रेमचंद का शाहकार अफसाना कौन सा है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रेमचंद का जो पैसेज में लिखा हुआ अफसाना है
वो कफन है। ठीक है, तो कफन इसमें कहीं नहीं दिया गया है तीनों ऑप्शन में, तो इसलिए हम कहेंगे हस्बे वाला में से कोई नहीं, क्योंकि हमें ये जो सवालात के जवाब देने हैं वो पैसेज के मुताबिक देने हैं। पैसेज में साफ साफ कहा है कि इनका शाहकार अफसाना जो है वो कफन है, तो कफन को ही इसने शाहकार माना है। हालांकि बड़े घर की बेटी भी इन्हीं का अफसाना है, आखिरी तोहफा और जेवर का डब्बा भी इन्हीं का अफसाना है, लेकिन शाहकार इनमें से कोई नहीं है पैसेज के मुताबिक। तो हमारा ई वाला ऑप्शन सही होगा। चलो अब यहाँ पे देखिए एक और पैसेज आ गया, इसको भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। अंजुमन अक़वाम मुत्तहिदा ने 1975 ईस्वी को ख़वातीन का साल करार दिया, जिसका मकसद ये था कि तमाम ममालिक औरतों की फलाह के लिए तदाबीर करें, इनको मर्दों के बराबर हुकूक दें। आज भी हिंदुस्तानी औरतों को बहुत से समाजी हुकूक हासिल नहीं हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने औरतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जीके का एक सवाल बन रहा है कि राजा राम मोहन राय ने कौन सी प्रथा का उन्मूलन किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा जो चल रही थी, सती प्रथा आप जानते ही होंगे क्या है, जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उसकी चिता के साथ उसकी औरत को, उसकी बीवी को भी जला दिया जाता था, जिसको सती प्रथा कहते हैं। तो इसका उन्मूलन, इसको ख़त्म कराया था राजा राम मोहन राय ने। महात्मा गांधी ने औरतों को तहरीक आज़ादी में शिरकत की दावत दी। आज़ादी के बाद औरतों के समाजी हुकूक को तस्लीम किया जाने लगा। तालीम ने औरतों को समाजी और इक्तिसादी हालत को बदल दिया। अब चलिए, किसने 1975 को ख़वातीन का साल करार दिया, तो न सर सैयद ने, न इंदिरा गांधी ने, न आर्मस्ट्रांग ने, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा ने, यानी कि हमारा ऑप्शन ई करेक्ट होगा। किस मकसद के तहत ख़वातीन का साल कायम किया गया, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जिसका मकसद ये था कि तमाम ममालिक औरतों की फलाह के लिए तदाबीर करें, यानी कि औरतों का जो साल कायम किया गया वो तमाम ममालिक औरतों की फलाह के लिए तदाबीर करें, इसलिए औरतों का जो साल है, ख़वातीन का साल जो है वो कायम किया गया। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल है कि किसने औरतों को तहरीर आज़ादी में, तहरीक आज़ादी में, ये तहरीर आज़ादी नहीं है, तहरीक आज़ादी मिसप्रिंट है, तहरीक आज़ादी में शिरकत होने की दावत दी, तो महात्मा गांधी ने दी थी। अगला सवाल कि हिंदुस्तान में कब से औरतों के समाजी हुकूक तस्लीम किए जाने लगे, तो आज़ादी के बाद। अगला सवाल जो है, किसने औरतों की समाजी और इक्तिसादी हालत बदल दी, तो तालीम ने, एजुकेशन ने वुमन की सोशल एंड इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उसको चेंज कर दिया। तो पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे देखिए एक और पैसेज आ गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर आप कहें तो पैसेज हम बाद में करा देंगे। ठीक है, हम पहले आते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस को देखते हैं, क्योंकि ग्रामर जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। सबसे ज़्यादा ग्रामर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो कहाँ से ग्रामर शुरू हो रहा है भाई? चलो यहाँ से, चाकू तेज़ है, तो ये जो चाकू है ये क्या है, तो चाकू इसमें आला है, चाकू, छुरी, आरी, यानी जो औजार हो उसको हम इसमें आला कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। इसमें ज़र्फ़ क्या होता है, जो उसमें जगह हो, ठीक है, या फिर जिसमें ज़माने का जिक्र हो उसको इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। इसमें ज़र्फ़ दो किस्मों का होता है, इसमें ज़र्फ़ ज़मान और इसमें ज़र्फ़ मकान। सिफ़त निस्बती क्या होती है, जो किसी निस्बत की वजह से किसी चीज़ में किसी की खुसूसियत जुड़ जाए। जैसे कश्मीर है तो वहाँ की शाल काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, तो कश्मीरी शाल ये सिफ़त निस्बती हो गई। ठीक है ना। अल्ताफ़ हुसैन हाली एक मुमताज़ शायर थे, तो यहाँ पे जो हाली है ये क्या है, तो
तो ये तखल्लुस है। वह कलमी नाम जो शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। लक़ब मशहूर हो जाता है किसी ख़ुसूसियत के बना पे जो नाम, तो उसको लक़ब कहते हैं। ख़िताब जो सरकार की तरफ से या बादशाह की तरफ से मिलता है उसको ख़िताब कहते हैं। चलो, यह कुर्सी है, वह किताब है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यह क्या है और वह क्या है। तो इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि यह और वह ज़मीर इशारा है। अगला सवाल है कि हज़रत दाग देहलवी के 4 दीवाने। तो ये जो देहलवी अंडरलाइन है ये क्या है? इसमें ज़ात है, इसमें सौत है, इसमें कैफियत है। तो अगर किसी जगह की मुनासिबत की वजह से किसी की कोई ख़ुसूसियत ज़ाहिर की जाए तो वहाँ पे सिफ़त निस्बती होता है। तो ये दाग जो है वो दिल्ली के रहने वाले, जिसकी वजह से इनको देहलवी कहा जा रहा है। तो इसलिए जो देहलवी लफ्ज़ है ये सिफ़त निस्बती है। सिफ़त निस्बती कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हमारा सही होगा। सही इमला की निशानदेही पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ताज़ीम जब ऐसे आप लिखेंगे, जी नहीं, ताज़ीम जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये आपका सही इमला होगा, जो कि आपके बी वाले में सही लिखा है। अगले सवाल में एक और लफ्ज़ है जिसका सही इमला आपको बताना है, वो लफ्ज़ है मर्ज़ी। तो मर्ज़ी जो ऐसे लिखा है ना, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि दर्ज झेल जुमलों को पढ़िए और बताइए कि उनके ख़त कशीदा हिस्सों में क्या गलती है, यानी कि स्पॉटिंग द एरर करना है। अगर आप समझते हैं कि इनमें एक से ज़्यादा गलतियां हैं तो डी को निशानजद कीजिए, अगर जुमले में कोई गलती नहीं है तो ई को निशानजद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है तमाम मसाइलात में ग़िज़ा का मसला सबसे अहम है। देखो मसला जो है इसकी जमा होती है मसाइल, लेकिन यहाँ पे पहले वाले हिस्से में मसाइल न इस्तेमाल करके मसाइलात इस्तेमाल किया, यानी जमा का भी जमा बना दिया, जो कि गलत है। इसलिए पहले वाले हिस्से में गलती है, जो कि हमारा जवाब होगा। हमारे समाज में जहेज़ एक लानत है, इसे ख़त्म करना चाहिए। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है तीनों हिस्सों को मिला के जिसमें कहीं पे भी गलती नहीं है, यानी कि हम कहेंगे ऑप्शन ई हमारा करेक्ट है। अगला सवाल, इसमें आपसे 4 चांद लगाने का मतलब पूछा जा रहा है। तो 4 चांद लगाना ये मुहावरा है, इसका मतलब है इज्जत बढ़ाना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, ये ज़रबुल मिसाल है, इसका मतलब क्या है? शर्मिंदगी उठाना, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हमारे शहर की सड़कें ख़राब है, जुमले में जमा लफ्ज़ कौन सी है? तो शहर वाहिद है। ठीक है, सड़कें अगर होता तो वो जमा होता, सड़कें कहीं पे भी नहीं दिया है, यानी कि हम कहेंगे हस्ब बाला में से कोई भी इसमें जमा लफ्ज़ नहीं है। तो ई वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल ये कि शायर ने बहुत अच्छे अशार पढ़े। इस जुमले में लफ्ज़ शायर का मुअन्नस पूछा जा रहा है। तो शायर का मुअन्नस शायरा होता है, शायरात नहीं होता, सामईन तो होगा ही नहीं, मुशायरा भी नहीं होता, यानी कि हम कहेंगे हस्ब बाला में से कोई नहीं, जो ऑप्शन ई होगा वो करेक्ट होगा। लफ्ज़ है लश्कर, इसमें कितने हरूफ हैं? तो लाम है, शीन है, काफ है और रे है, यानी कुल मिला के 4 हरूफ हैं और 4 कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि हस्ब बाला में से कोई नहीं हमारा जवाब होगा। अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म को क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम एराब कहते हैं। ज़ेर, ज़बर, पेश जो होता है वो एराब होता है। चरख, गर्दूं और फलक इसके मुतरादिफ एक ही हैं, यानी कि ये जो चरख, गर्दूं और फलक है किसका मुतरादिफ है? तो ये आसमान का मुतरादिफ है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल है? तो याद रखिएगा, जब शायर किसी कॉमन क्वालिटी की बिना पर एक चीज़ का कंपैरिजन दूसरी चीज़ से करे तो वहाँ पे सनत
तशबीह होती है। जैसे कोई बहुत बहादुर है तो उसके लिए कहा जाता है कि अली शेर की तरह है, यानी कि अली की बहादुरी शेर की बहादुरी से कंपेयर की जा रही है। इसी तरह यहाँ पे इस शेर में महबूब के होठों का कंपैरिजन गुलाब की पंखुड़ी से किया जा रहा है, क्योंकि दोनों नाजुक होते हैं, तो इसलिए इसमें सनत तशबीह है। बाकी के दो ऑप्शन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सनत तलमीह क्या होता है? जब शेर में किसी पुराने किस्से तारीखी वाक़ये का जिक्र किया जाए तो वहाँ पे सनत तलमीह होती है। जैसे निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, इसलिए इसमें सनत तलमीह है। इसी तरह कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी, इस शेर में भी सनत तलमीह इस्तेमाल है। सनत तज़ाद क्या होता है? तज़ाद को हम सनत तबाक भी कहते हैं। ते बे अलिफ और काफ, तबाक यानी जब शेर में दो अपोजिट अल्फाज दो मुतज़ाद अल्फाज जमा हो जाए तो वो सनत तबाक हो। जैसे उसे क्या खबर सज़ाओ जज़ा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह मसा की, तो सुबह और शाम यानी मसा ये दोनों अपोजिट अल्फाज हैं, इसलिए जो शेर मैंने पढ़ा उसमें सनत तज़ाद हो गया। तो तीनों ऑप्शन आपने डिस्कस कर लिया। अब इसमें ये जो शेर दिया इसमें जो सनत है वो है सनत तशबीह। अगला सवाल है गलत, इसका सही इमला पूछ रहा है। तो गलत का जो सही इमला होगा वो इस तरह से होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। महंगी हो गई है शक्कर बहुत, ये जो सेंटेंस है इसको आपको रीअरेंज करके सही तरतीब में करना है। तो शक्कर बहुत महंगी हो गई है, सी वाले ऑप्शन में सही अरेंजमेंट दिया गया है। वह इसम जो माहदा के लिए इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुअन्नस, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग कहते हैं। और जो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है नर के लिए, उसको हम मुज़क्कर कहते हैं। टिप टिप, खड़ खड़, टन टन, छन छन, ये जो है वो कौन से इस्म की मिसालें हैं? तो ये इसमें सौत हैं, जिनसे आवाज़ निकलती है उसको हम इसमें सौत कहते हैं। ज़ैल में फ़ेल माजी की मिसाल पास्ट टेंस, यानी गुजरे हुए ज़माने में जो काम हुआ उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। तो वह आया, ये पास्ट टेंस है। आलिम का मुतज़ाद क्या होगा? जाहिल होगा। ठीक है, आलिम और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते, कुरान में भी है। तो आलिम का मुतज़ाद जाहिल होगा। अगला सवाल है कि मैंने थोड़ा सा दूध पिया, इसमें जो थोड़ा है ये क्या है भाई? थोड़ा जो है वो सिफत है, तो सिफत अददी है कि सिफत मिकदारी है? तो थोड़ा मतलब मिकदार होता है, अदद वो होता है जिसमें गिनती शामिल हो। मैंने 5, तो ये मिकदार हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा को आप काउंट नहीं कर सकते ना, तो ये सिफत मिकदारी हो गया। तो थोड़ा जो सिफत मिकदारी है। खाना वाना में वाना क्या है? तो इसको हम मुअम्मल कहते हैं। पानी वानी, पानी ये तो बमानी है, लेकिन वानी क्या है? रोटी वोटी, खाना वाना, दाल वाल। तो ये जो मुहम्मल अल्फाज हैं जिनका कोई मानी नहीं निकलता उनको हम मुहम्मल अल्फाज कहते हैं। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। पानी का हम माना क्या होगा? पानी का हम माना होता है आब, ठीक है। और यहाँ पे आप रकीक देखेंगे तो रकीक मतलब होता है तरल पदार्थ, जो लिक्विड होता है उसको रकीक कहते हैं। जबकि रफ़ीक क्या होता है? रफ़ीक मतलब होता है दोस्त। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे अदल के मानी पूछा जा रहा है। तो अदल के मानी होता है इंसाफ के। कचहरी नहीं होती, कमरा नहीं होता, किताब भी नहीं होता, यानी कि हज़्ब वाला में से कोई नहीं होगा। अगला सवाल है उर्दू के मानी लश्कर के हैं। सही बात है लश्कर के, लेकिन क्या लश्कर की इमला सही है? तो उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी लश्कर के हैं, तो लश्कर इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना। हसीन का मुतरादिफ, हसीन मतलब होता है खूबसूरत, तो खूबसूरत यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो हसीन का मुतरादिफ हो जाएगा। अगला सवाल कि इमरान ने कुर्सी उठाई, इस जुमला में मफूल, देखो जो काम करता है वो फ़ाइल होता है, जिस पे काम सरजद होता है वो मफूल होता है। तो इमरान फ़ाइल हो गया,
कुर्सी मफूल हो गई। ठीक है, अली ने ख़त लिखा, अली फ़ाइल है और ख़त मफूल है और लिखना फ़ेल है। ठीक है, चलो मैं बाज़ार जाता हूँ, इसमें कौन सा ज़मीर है? तो मैं बाज़ार जाता हूँ, इसमें न इस्तिफ़ामी है, न इशारा है, न मौसूला है, यानी कि अज़्ज़ बाला में से कोई नहीं। ज़मीर की क्लास हमने कराई है, आप लोग जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में डाल दूंगा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में। मैं, इसमें ज़मीर शख्सी है, ज़मीर शख्सी में मैं जो है ये वाहिद मुतकल्लिम है। ठीक है, वाहिद मुतकल्लिम है। शहीद की जमा क्या होगी? तो शुहदा होगी, शहीद की जमा शुहदा होगी। ठीक है ना, शहादत नहीं होगी, शहूद भी नहीं होगी, मशहूद भी नहीं होगी। ठीक है, शुहदा होगी शहीद की जमा, या शहीदों होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि आँख का अंधा गांठ का पूरा, ये जो ज़रबुल मसाल है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब कम अक्ल होगा। ठीक है, बेवकूफ़ भी हो सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा जो ऑप्शन है वो डी वाला जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। चलो यहाँ पे देखो, 2 फ़िक्रे दिए गए हैं, हर फ़िक्रे के लिए मुनासिब लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। देखिए, घास खोदने वाला क्या होता है? घसियारा होता है। बहुत बातें करने वाला बातूनी होता है। ठीक है ना। अगले सवाल में मिर्ज़ा असदुल्ला का तखल्लुस क्या है? तो गालिब है। ठीक है, गालिब। पहले असद तखल्लुस था, बाद में इन्होंने अपने उस्ताद के कहने पे गालिब कर लिया। ज़ैल में से कौन सी सिन्फ नसरी है? तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गज़ल जो है ये नसरी नहीं है, बल्कि ये पोइट्री की है। कसीदा और मरसिया भी ये सभी पोइट्री की हैं। नसरी इनमें से कोई नहीं है, यानी कि अज़्ज़ बाला में से कोई नहीं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। ये कौल गज़ल के बारे में रशीद अहमद सिद्दीकी का है। गज़ल शायरी नहीं, इतरे शायरी है। ये कौल किसका है? कमेंट में आप लोगों को बताना है। उसके बाद उर्दू के पहले नावल निगार पूछा जा रहा है, तो नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार माना जाता है। इनका नावल है मिरातुल उरूस, ये उर्दू का पहला नावल है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, तो इस शेर में कौन सी सनत है? इसमें सनत तज़ाद है, यानी कि इस शेर में 2 मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो 2 मुतज़ाद अल्फाज हैं वो कौन कौन से? तो सुबह व शाम हैं, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बारिश हो रही है, इस जुमला में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? तो हो रही, ये मुअन्नस है। चलो, तलवार, तलवार का मुतरादिफ देखो, तलवार का मुतरादिफ होता है शमशीर, सैफ। आप देखेंगे तो पहले ऑप्शन में तारे आसमान और ज़मीन है, गलत हो गया। बंदूक, तमंचा और भाला, ये भी गलत हो गया। आरी, गड़ासा और तीर, ये भी गलत हो गया। तलवार का मुतरादिफ होता है शमशीर, सैफ। ठीक है, तो कहीं पे भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ई करेक्ट होगा। आसमान का मुतरादिफ मैंने बताया था गर्दूम, फलक। ठीक है, चरख, ये आसमान का मुतरादिफ होता है। ज़मीन, मिट्टी, पहाड़ नहीं होगा। चाँद और सूरज, तारे भी नहीं होगा। नदी, झरना और समुंदर भी नहीं होगा, यानी कि अज़्ज़ बाला में से कोई नहीं। ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। न फ़ारसी का, न हिंदी का, न फ्रांसीसी का, तो इनमें से कोई नहीं। हमारा ई ऑप्शन करेक्ट होगा। मरसिया का हिस्सा नहीं है। देखो, मरसिया के जो अज़्ज़ाए तरकीब में वो 8 हैं। चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन, ये 8 अज़्ज़ाए तरकीबी मरसिया के हैं। रुखसती नहीं है। ठीक है, रुखसत होता है। ठीक है, यानी कि हम कहेंगे कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है ना, रुखसत होता है, रुखसती नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रहा, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो रुबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माने हैं 4 के। ठीक है, रुबाई को हम तराना और 2 बैती के नाम से भी जानते हैं। रुबाई में बहरे हज़ज का इस्तेमाल होता है, और रुबाई के जो अवज़ान होते हैं उनकी तादाद 24 होती है। तहज़ीबुल इख़लाक़ रिसाला किसने जारी किया था? तो सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नहीं, अल्ताफ़ हुसैन अली ने नहीं, नहीं शौकत सब्ज़वारी ने, बल्कि नहीं शौकत थानवी ने, बल्कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जारी किया था।
वह कलमा क्या है जो अकेला मफहूम अदा नहीं करता बल्कि लफ्ज़ों के साथ मिलकर मानी देता है, तो उसको हम कहते हैं हर्फ। ठीक है, लेकिन हर्फ कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, तो हस्ब बाला में से जो ऑप्शन ई होगा वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलो दुरुस्त जुमले की निशानदही कीजिए। एक ज़हीन लड़का अजहर है, या फिर अजहर एक ज़हीन लड़का, एक ज़हीन लड़का था अजहर। तो देखो अजहर एक ज़हीन लड़का था, ये आपका जो ऑप्शन बी होगा वो दुरुस्त जुमला होगा। तो यहाँ पे हमने आपको जो बीपीएससी में उर्दू के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कराए। उम्मीद है ये सवालात आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी